Assalamu alaikum everyone. I'm your host Aisha Azhar, co-founder of Honeybee Diet Plan. सबसे पहले बात होती है व्हाट इज़ Honeybee Diet Plan. Honeybee Diet Plan एक ऑनलाइन कंसल्टेंट पेज है जिस पे हम लोगों को डाइट देते हैं उनकी डिजीज़ के मुताबिक किसी को वेट लॉस वेट गेन जिसको जिस चीज़ के लिए डाइट चाहिए होती है वो देते हैं और ये बिल्कुल विद इन द बजट होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है या नियर टू कंप्लीट है ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में और फूड एंड न्यूट्रिशन में और वो लोग परेशान हैं कि आगे क्या करें और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो क्या चूज़ करें किस फील्ड में जाएं कैसे स्टार्ट करें अपना करियर। आज का टॉपिक उन्हीं सभी लोगों के लिए है कि व्हाट इज़ रोल एंड स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके लिए आज हमारे पास गेस्ट हैं जुर्गाना बुखारी जो कि डाइटिशियन है आगा खान की और PNDS में एज वर्क काम कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैम मुझे से बहुत से लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ ने इतना इंस्पायर किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने एज अ डाइटिशियन अपना करियर ज्वाइन किया? अच्छा, अगर मैं इसको इफ आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट तो मैं बताऊंगी कि आई वेंट टू होम इकोनॉमिक्स कॉलेज। ठीक है, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की हुई है वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से की हुई है। इट इज़ इन कराची, राना लियाकत अली खान कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो जब हम वहाँ इनरोल करते हैं तो वहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट्स जो है वो मेजर्स होते हैं, उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इनिशियल ईयर्स ऑफ एजुकेशन BS में। तो मुझे उस सब में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और मुझे लगा था कि मैं इससे रिलेट भी कर सकती हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी जो है वो प्री मेड था, तो आई लव्ड इट एंड मैंने फिर सोचा कि व्हाई नॉट गो फॉर इट। बिल्कुल। मैम बेसिकली मेरा भी जैसे है मैं भी पीछे होम इकोनॉमिक्स से हूँ और मैंने उसी के थ्रू आगे फूड एंड न्यूट्रिशन करके मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है इसी ईयर। ठीक है, और ग्रेट। मैम हम सब जानना चाहते हैं कि आपका ज़ुर्गाना बुखारी से डाइटिशियन ज़ुर्गाना बुखारी तक की जर्नी कैसी रही? आपने करियर का स्टार्ट कैसे किया? फर्स्ट जॉब और इंटर्नशिप, मतलब एक थोड़ा ओवरव्यू जानना चाहते हैं हम सारे। ठीक है। अच्छा, ये हाईली डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं और किस आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कराची में हैं या लाहौर में हैं या बड़े शहरों में हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों में हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज ना होने से आपकी प्रैक्टिस रुक जाएगी या कोई चीज ना होने से आपका करियर स्टंट हो जाएगा। छोटे शहर में रहने से आप एक बड़ी जो है वो डाइटिशियन नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया मैं आपको अपना बताऊंगी। मैंने ग्रेजुएशन की और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले ये किया कि मैं गई, हमारी ग्रेजुएशन के दौरान ही हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं जो भी BS प्रोग्राम्स हैं या यूजुअली जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं उसमें यूजुअली इंटर्नशिप्स होती है। हमारी डिग्री में 3 इंटर्नशिप्स थी, एक कम्युनिटी इंटर्नशिप थी, एक हमारी क्लिनिकल सेटअप की थी और एक हमारी जो है वो फूड सर्विस के ऊपर थी। ठीक है, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में ही एक्सपोजर लिया था क्लिनिकल प्रैक्टिस का, वो मैंने आगा खान से ही लिया था। यहाँ ही मैंने इंटर्नशिप की थी। फिर दूसरी जो है वो मैं फूड सर्विस के लिए PIA गई थी। वहाँ जो है मैंने इंटर्नशिप किया फॉर लाइक 2 मंथ्स दोनों जगहों पे, और फिर कम्युनिटी में भी मैंने जो है वो काम किया। उसके बाद जब आप कर लेते हैं तो पहले तो हम सबको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स टू बिकम अ डाइटिशियन। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड्स का ही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, यूजुअली जो पढ़ रहे होते हैं। स्टैंडर्ड एटलीस्ट ये कहता है कि आपकी BS होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो BSc हो चाहे वो BS हो। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या एक आध फाउंडेशन कोर्स है 1-2 साल का, तो फिर वो आप उससे डाइटिशियन नहीं बन सकते, आप डाइटिशियन नहीं कहलाए जा सकते। यू कैन बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट या फिर आफ्टर योर वो भी आप मास्टर्स अगर करते हैं, अगर आपने बैचलर्स किसी और चीज में किया है, फॉर इंस्टेंस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन फील्ड किया है, आपके पास MBBS की डिग्री है और उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं 1 साल का 2 साल का पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में या फिर डाइटेटिक्स में, तो तब यू कैन बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप डाइटिशियन तब भी नहीं बनते। ठीक है, और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में फर्क होता है। जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आप बेसिकली आपकी मेन ग्रेजुएशन जो है उसमें नहीं होती, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में नहीं होती, जी आप मैम, मास्टर्स जैसे करते हैं। डाइटिशियन का बता रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एलेबरेट कर दें कि डाइटिशियन बेसिकली होता क्या है, किन चीज़ों पे और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए डाइटिशियन में। और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा और मुझे से बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मतलब मैंने बहुत जगह से पढ़ा है बट स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
तो डाइटिशियन हमें पता है कि हम क्या है, हमारा रोल क्या है, हमें पता होना चाहिए। हम अगर स्पेसिफिकली डाइटिशियन की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इधर बीएससी या फिर आपका बीएस या फूड एंड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो भी हमारे कंट्री में अवेलेबल कोर्स है एचएससी जो रिकॉग्नाइज करता है, आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए अव्वल तो। ठीक है, और फिर न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है, और इसका पहली बात है कि डाइटिशियन का काम क्या है। एक तो वो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और आपकी डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रू फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या है और न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ कहाँ काम करते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट के पास क्या डिग्रीज होती हैं। बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट जो है डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कहलाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि उनके पास बेसिक डिग्री जो है वो डाइटेटिक्स की या न्यूट्रिशन की नहीं होती। ठीक है, तो आप लेट्स से कि आपने देखा होगा बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो एमबीबीएस भी है। ठीक है, जी बिल्कुल। आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे और और वो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। यू मस्ट आप फिर सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो WFP में या WHO में काम कर रहे हैं और आपकी जगह काम कर रहे हैं, कभी कभी ये सोच आती है जहन में। तो बेसिकली बिल्कुल। उनकी जो मास्टर्स होती है वो उन्होंने जो है ना पब्लिक हेल्थ में ले ली होती है, तो वो भी न्यूट्रिशनिस्ट कहलाए जा सकते हैं, लेकिन वो फिर हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। ठीक है, जो डाइटिशियन है वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है। फिर एक और चीज होती है आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी या लॉ क्या कहता है, आप कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है। इंटरनेशनली एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स या फिर अगर आप यूएस या यूके में देखें तो उनकी रेगुलेटरी जी अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, जी मैम, और जैसे वो कि रजिस्ट आपने लॉ की बात की, तो हमारा जो टाइटल है जो डिग्री का, जैसे एक है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, किसी का है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और फूड एंड हम्म न्यूट्रिशन। तो जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है वो बेसिकली कौन सा है और बाकी क्यों नहीं अप्रूव? मतलब ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दरमियान में। ठीक है, मैं आपके इस क्वेश्चन समझी नहीं। जो एचएससी रिकॉग्नाइज कर रहा है जो डिग्री, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बन गए अगर एचएससी जी ने वो आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज की हुई है। चाहे वो फिर आपने कुछ लोग जो थोड़ा होम इकोनॉमिक्स वाले हैं वो भी फिर कंफ्यूज होते हैं इसमें, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दोनों डिग्रीज को तो एचएससी ने जो है वो मेरा ख्याल है कि वो किया हुआ है ना, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो इस सब में अ, दोनों केसेस में अगर आप दोनों दोनों में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो यू आर अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, लेकिन जी फिर यहाँ पे बात आती है कि आप प्रैक्टिस की बात आती है कि आप कब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कब कैसे नहीं कर सकते हैं। अव्वल तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नंबर दो, आपके पास अगर हम बात करें ICDA जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ डाइटेटिक एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स होनी चाहिए, और जी फिर उसके बाद आपकी 500 क्रेडिट आवर्स, यानी कि 500 को अगर आप 24 से डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है 20 डेज से समथिंग बनते हैं। तो उतनी आवर्स की प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप डाइटिशियन कहलाई जा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट में ये होता है कि फिर आप उसके बगैर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल केयर सेटिंग में, क्रिटिकल इलनेस में या एक्यूट इलनेस वगैरह जहाँ होती है वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एज एन जी इंडिविजुअल कर मैम, सकते हैं। जैसे अब आपने प्रैक्टिस की बात की, हमारी सोसाइटी में इस वक्त प्रैक्टिस और इंटर्नशिप्स दोनों दो डिफरेंट चीज़ें आ रही है। सॉरी। तो प्रैक्टिस करना और इंटर्नशिप करना दो डिफरेंट चीज़ें इस टाइम हमारी सोसाइटी में है, ठीक है? जिसमें हम्म। जैसे मैं हूँ, जैसे अब मुझे बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस करनी है तो आप 1 साल की करें, इंटर्नशिप है वो आपकी 1 मंथ की, 2 मंथ की। तो वाकई इन दोनों में हम्म। डिफरेंस है। देखिए, इंटर्नशिप तो यही होती है ना कि वो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपोजर मिल गया। एक ठीक है, कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक आप मतलब सेल्फ पे करते हो, प्राइवेट करते हो, तो वो दैट इंटर्न। दैट हाईली डिपेंड्स कि उसमें आपका एक्सपोजर कैसा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहीं जाके इंटर्नशिप की, मैं समझती हूँ कि वो इंटर्नशिप थी लेकिन वो तो ऑब्जर्वरशिप थी, मुझे कुछ करने नहीं दिया या मैंने कुछ खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, तो ये तो मेरी प्रैक्टिस में काउंट नहीं हुआ होगा ना। जी राइट, तो जी मुझे ठीक है। अगर काम करने दिया जा रहा है, सही वर्ड मेरा ख्याल है ट्रेनिंग होना चाहिए यहाँ। जो है जो डिफरेंट सिटीज में प्रैक्टिस ऐसी है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद आप ट्रेनिंग ले लेते हैं। कहीं जी जगहों पे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, कहीं जगहों पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है, और उसके अलावा आप अगर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जो कि नेशनली डाइटिशियंस जो है उसमें रजिस्टर्ड हैं अच्छी खासी। आईटी जिसे हम बेसिकली कहते हैं। सॉरी।
आईडी की बात करिए ना मैम, आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन। मैं मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे मुल्क में है, जो इसकी जो रेगुलेशन है वो पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी कर रही है। ठीक है। मैं वो ओवरऑल नेशनली लोग जो है उसके मेंबर्स हैं ज़्यादातर डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, ज़्यादातर नहीं भी हैं, लेकिन ये कि वो आईडीएन का एग्जाम लेते हैं। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की, फिर 6 माह की आपकी प्रैक्टिस थी, आपने वो सर्टिफिकेट दिखाए और आपने एग्जाम उनका पास किया और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल गई। ठीक है। जी। लेकिन वो सर्टिफिकेशन होती है, वो लाइसेंस नहीं होता। ठीक है। जी। आपके पास येट वो लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस के लिए आपको बाकायदा काउंसिल चाहिए होती है, जैसे पीएमडीसी थी हमारी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन, या जो भी है। इस तरह की जो है हमें काउंसिल चाहिए होती है लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी वो नहीं है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हो जाए तो अच्छी बात होगी, सबका फायदा हो जाएगा। जी जी इंशाल्लाह। मैं आपके प्रोफाइल से गो थ्रू हुई थी तो मैंने देखा था आपने वर्क किया पीएनडीएस में। तो हम्म। वहाँ पे आपने कैसे काम किया, कैसे स्टार्ट किया? मतलब मैंने उनकी मेंबरशिप ली है, तो आगे अब आफ्टर ग्रेजुएशन अगर बच्चे वहाँ काम करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई करें, कैसे करें? देखिए, वो इट्स नॉट इट्स इट्स अ सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी क्या काम कर रही होती है, आपके मेंबर्स को एक जगह इकट्ठे रखती है, वो किसी एक पर्पस या एम के लिए जो है पे इकट्ठे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, राइट। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें हम काम कर सकें। सो आई वाज अ वॉलंटियर देयर, मैं स्टूडेंट वॉलंटियर थी। ठीक है। सोसाइटी की मेंबरशिप में इस तरह के कामों में जो है वो आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पे करेगी, या आप जो है, हाँ आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, वॉलंटियर बन के ग्रो कर सकते हैं उसको। ठीक है। और मैम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए डाइटिशियन की पाकिस्तान में? मैंने आपको बताया ना कि एटलीस्ट आपकी बीएससी होनी चाहिए, और और या कुछ आपकी लोगों बीएस होनी का। चाहिए। जी ठीक है, बीएस कर लिया और उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस या कहीं पे भी अपना क्लिनिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस स्टार्ट? के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए फिर आपको एटलीस्ट 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो मांगते हैं हम, हर जगह। ठीक है। जी। और मैम क्योंकि देखिए, अब जो एंड पे बात आ जाती है, यानी जो मेन बात है हमारी टॉपिक की, वो है स्कोप क्या है हमारे डाइटिशियंस का। अब हम जैसे बहुत से स्टूडेंट जो इस साल ग्रेजुएट हो गए, अब उनको ये हम्म, टेंशन है वो आगे कैसे अपना प्रोफेशन या अपना करियर स्टार्ट करें। अब हमारे पास इस टाइम जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेंट जैसे पेज जैसे इस वक्त हमारा चल रहा है, या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस आप प्राइवेट क्लिनिक कर लें या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लें या किसी जिम वगैरह में। सबसे बेस्ट वे कौन सा अपना करियर स्टार्ट करने के लिए? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि बेस्ट क्या है या मैं क्या समझती हूँ बेस्ट है, क्योंकि वो मेरा ओपिनियन होगा। ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अपने स्कोप में से आप जहाँ वहां जाकर जितना बेहतर कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, राइट। मिसाल जी के जी। तौर पे, अगर मैं एक डाइटिशियन हूँ और मुझे पसंद है क्लिनिकल प्रैक्टिस करना, मैं हॉस्पिटल में जाके काम करूंगी और मैं वहां फ्लरिश करूंगी, मुझे वो जगह बेस्ट है तो वो मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि फिटनेस प्रोग्राम्स में काम करना चाहता है, कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहता है, कोई कम्युनिटी में काम करना चाहता है, कोई पब्लिक हेल्थ में काम करना चाहता है, गवर्नमेंट के साथ एनजीओ में पॉलिसीज बनाने में काम करना चाहता है, रिसर्च में काम करना चाहता है, तो देयर इज अ बिग स्कोप। जो कि हम कभी कभी ना इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी डिग्रीज को लेकर, या अपने अपने जो है ना प्रोफेशन को लेकर। बहुत ज्यादा स्कोप है, हम करना चाहें और कोशिश करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अगर आपके इस हनी बी डाइट प्लान के बारे में बात करूं, तो ये भी तो आप यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम दिस, राइट। जी मैम। रामीन और आप दोनों जो हैं आप ये कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप ये अपनी डिग्री होने के बाद आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई, लेकिन ऑब्वियसली आप कोई आईसीयू के क्रिटिकल इल के पेशेंट्स नहीं देख रहे हैं, आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो, आप फिटनेस पे काम कर रहे हो, राइट। जी मैम, तो यू कैन ज़्यादातर डू दैट मतलब एज वेल। वेट लॉस एंड वेट गेन, और हमारी सोसाइटी में भी लोगों को यही लगता है कि जी डाइटिशियन कौन होते हैं जो आपका वजन बढ़ा देते हैं या आपका वजन कम कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल। बेसिक कॉन्सेप्ट यही चल रहा है डाइटिशियन का कि जी वजन बढ़ाना है, वजन कम करने तो डाइटिशियन पास चल जाओ। बाकी अगर उनको डाइटिशियन को बीमारियों के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने हमें ये बताया, हमने यही खाना है। बेशक डॉक्टर गलत बता रहा। लेकिन ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक करने वाले भी फिर हम ही होंगे ना। जी। हमें लीड करना होगा इस चीज को, और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे कि डाइट, पहली बात हमारा तो अनफॉर्चुनेटली इतना पब्लिक में जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डाइटिशियन होती क्या है। तो इसके लिए हमें एडवोकेसी चाहिए। हम कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम इस बारे में बात करते हो। तो बेस्ट है तो यही है कि आप एज बीन प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन को भी थोड़ा सा, इट्स अ बिट हार्ड इनिशियली, लेकिन इसको चाहिए कि हम सबको मिलके कि होती क्या है अवेयरनेस इस बारे में फैलाएं। और जो अपनी नेशनल एजेंसीज हैं या एसोसिएशंस हैं
या जो आसपास की लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, उनको सपोर्ट करें, उनके साथ शामिल हों और इस चीज़ पे काम करें, तो थिंग्स विल गेट बेटर ग्रेजुअली। जी, जी, ठीक। और मैम हमारा हॉस्पिटल्स में क्या डायटीशियन का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि मैंने 1-2 जगह इंटर्नशिप की थी, मैं हॉस्पिटल के नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। वहाँ जब हमें वार्ड विज़िट के लिए भेजा जाता था, तो डॉक्टर्स उनसे थे, वो हमें वापस भेज देते थे ये कह के कि जी, आप लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये हम सँभाल लेंगे। तो हॉस्पिटल में बेसिकली डायटीशियन का क्या रोल है? ठीक है। अच्छा, ये भी मसाइल आते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करनी पड़ जाए, अगर इस तरीके से एटीट्यूड है कई जगहों पर डॉक्टर का, लेकिन रेपुटेशन ग्रेजुअली आप ही ठीक करते हैं। अम मैं फॉर्च्यूनेट थी कि मुझे ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ पहले से ही रेपुटेशन उन लोगों की अच्छी थी, डाइट प्रोफेशन की एक्सेप्टेंस थी। लेकिन आप अगर आप सिर्फ़ एक सिंगल डायटीशियन हैं, तो आप अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू डायटीशियन को मतलब डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, और एक्चुअली ये होता क्या है। समटाइम्स डॉक्टर्स को भी यही लगता है, या जो मेडिकल बाकी टीम है उनको भी यही अक्सर जगहों पे अंदाजा नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पास क्या डिग्रीज हैं भी या नहीं है। सबके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है कि बस कोई जो है कीटो या कोई, सॉरी टू से, लेकिन कोई डिटॉक्सिफिकेशन या विटामिन या पिल्स या सप्लीमेंट्स देने के लिए जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो ये कॉन्सेप्ट हम ही ठीक करेंगे। फिर दूसरा, स्कोप की आपने बात की, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। हम हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स पे बेस करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें अलिफ से ये तक सारी बीमारियां देखी जाती हैं, उसमें आईसीयू भी है, उसमें पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं, उसमें हर किस्म का वार्ड है। जो बड़ा अस्पताल है, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा सरकारी अस्पताल जिसमें हर किस्म की इलाज देखा जाता हो, या कोई प्राइवेट इदारा देखा जाता हो, तो वहाँ पे हमारा काम दो तरीके का हो सकता है। एक, फूड सर्विस अगर होती है तो वहाँ की डाइटिशियन होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम जगहों पे होती हैं, पाकिस्तान जी में मैम। बहुत कम जगहों पे होती हैं। दूसरी, एक हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो डाइटिशियंस होती हैं वो होती हैं। तीसरा, रिसर्च के लिए भी डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो ये 2-3 रोल्स हैं जो कि एक ही हॉस्पिटल में एक डाइट मतलब मुख्तलिफ स्कोप्स निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फूड सर्विस डाइटिशियन भी बन सकते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग फूड सर्विस डाइटिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ वो क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे भी काम कर रहे हैं। वो आईसीयू भी देख रहे हैं, आईसीयू की ट्यूब फीडिंग्स भी देख रहे हैं, वो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं, वो पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, पेरिफेरल न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं, वो पेशेंट को काउंसिल भी कर रहे हैं। कहीं क्लिनिक में सिर्फ डाइटिशियन किसी अस्पताल में भी काम कर रही है सिर्फ क्लिनिक आवर्स के लिए। तो स्कोप जो है वो बहुत सारा है अगर आप एक्सप्लोर करें। जी मैम, जैसे आप फूड सर्विसेज कह रही है, फूड सर्विस एनालिस्ट है, मेरा भी शिफा में मैंने अपनी फाइनल इंटर्नशिप वहाँ की थी, तो वहाँ पे है। लेकिन जैसे मैं फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ, और ऐसी बहुत सी बैकवर्ड सिटीज़ हैं जहाँ पे इनका नाम ही नहीं है, फूड सर्विस एनालिस्ट आप काम कर लेंगे, कोई मतलब उनका कोई जिक्र नहीं है, और हॉस्पिटल में दूर दूर तक लोगों को पता नहीं होता। हम जब यहाँ विजिट करने जाते हैं वार्ड में और हम उनको बताते हैं कि आपको ज़रूरत है, आप डाइटिशियन कंसल्ट करें, तो आगे से कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें नहीं कंसल्ट करना। मतलब हम इन सिटीज़ में कैसे अपना नाम और अपना स्कोप अब कैसे बताएं कि कितने इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अवेयरनेस, ठीक है? और पहली चीज़ तो ये कि आप खुद कॉन्फिडेंट हों और खुद जो है ना वो इस चीज़ पे इनसिक्योर ना हो कि लोग अगर समझते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो हम भी ये समझना शुरू कर दें, उस चीज़ में इनसिक्योर हो जाएँ कि जी हमारा कोई रोल वाक़ई नहीं है। सबसे पहले तो अपनी चीज़ अपने ज़ात में, अपने प्रोफ़ेशन में कॉन्फिडेंट होना, और फिर उसके बाद आप एडवोकेसी अपनी करें, और जो है इस चीज़ के बारे में बात करें, अवेयरनेस फैलाएँ। अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर, आप अकेले एक चीज़ नहीं कर सकते, थोड़ी-सी मुश्किल होती है इनिशियली करने में या सिर्फ़ एक जगह पे। तो अवेयरनेस के लिए जो है वो आप पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स खुद भी कर सकते हैं, ना करें तो वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग जो है वो सीख लेते हैं। और इनिशियली आपने कहा कि पेशेंट नहीं समझता है, नहीं मानता, तो आप अपनी जो मेडिकल टीम है ना, जो आपकी मेडिकल टीम है उसके साथ अगर टर्म्स अच्छे होंगे, वो कैसे अच्छे होंगे, अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रेजेंटेशंस देना शुरू कर दें, आप उन पे जो है उन पे टेक्निकल बातों के ऊपर चीज़ों के ऊपर उनसे बात करें पेशेंट रिलेटेड, तो उस पे जो है फिर चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अब जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, हम जैसे स्टूडेंट कैंपिंग वगैरह, वर्कशॉप वगैरह अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा इशू हो जाता है ना कि जो क्लिनिकल में काम कर रही होती हैं डाइटिशियंस वगैरह और जो रजिस्टर होती हैं, वो इशू उठा देती है, भाई जी आप तो कहीं काम ही नहीं कर रहे, आप तो जॉब ही नहीं कर रहे, आप लोग कैसे वर्कशॉप अरेंज करा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये तो हम्म। अवेयरनेस का एक तरीका ही होता है ना, तो क्या ये एक्चुअली स्टूडेंट? हम्म।
एक्चुअली यस, एक तरीके से ये बात ठीक भी है, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाएं या आप चीज़ करें ही ना, या अपने आइडियाज शेयर ही ना करें, या अपनी कैपेसिटी में जो करना चाहें वो नहीं करें। ऐसा नहीं है। आप उनकी जो कि पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ मिलकर चीज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस वंस शुरू कर दें, अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस, उसके बाद जो है अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाएं और वो करना ही छोड़ दें जो कि आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता। आपके पास पैशन है, स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो यू कैन डू वट एवर यू वांट। अपने सीनियर से राय ले लें। जी बिल्कुल, और सीनियर से राय लेने के बाद आजकल के जो डाइटिशियंस हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल। अपने प्रोफेशन पे ग्रिप होगी तो आप आगे जाके स्टैंड ले सकेंगे। तो अगर हम नॉलेज की बात करें तो आप कौन-कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे हमें? सॉरी। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या रिकमेंड हम्म। करेंगी? अच्छा, मैं ये रेकमेंड करूंगी सबसे पहले तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दोनों जो हैं इस वक्त, यू डोंट हैव टू वरी, आप सब कर सकते हैं, सब कर लेंगे, कॉन्फिडेंट रहें सबसे पहली बात। फिर उसके बाद आपकी जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जिससे आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जो बुक्स हैं, जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं ना तो प्रॉब्लम वहां होती है। ठीक है, इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमें इशू होता है। हम अनफॉर्चुनेटली मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी तो पढ़ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर डायबिटीज के लिए हम काउंसिल कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम उसमें आप फल ना खाएं, आप ये खाएं, आप वो खाएं, ये बातें हम बता देते हैं, लेकिन बैक एंड पे हम लोग ये नहीं पढ़े होते कि ये क्यों जरूरी है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी भी थोड़ी सी पढ़ लें पेशेंट रिलेटेड, जो कि एक डॉक्टर फिजियोलॉजी पढ़ रहा है ना, पैथोफिजियोलॉजी, आपको ये भी आनी चाहिए। ठीक है। अ, क्यों? ताकि आप डॉक्टर से बात करते हुए और अपने पेशेंट्स को डील करते हुए आपको भी पता हो कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और आपके लिए भी जरूरी है ये चीज जी। पढ़ना। फिर हाँ, दूसरी चीज ये कि आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को मना कर रहे हैं कि ये ना खाएं तो वो ना खाने से क्या होगा, और अगर आप कहते हैं कि खाएं तो वो खाने से क्या होगा एक्चुअली बॉडी में, आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर नंबर दो, बिल्कुल, एविडेंस जैसे बेस्ड। हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बता देते हैं जी मीठा नहीं खाना, फल नहीं खाने, ये बातें तो उनको भी पता होती हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं तो मतलब कुछ अच्छा और बेहतर जानने के लिए आ रहे हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर हम उनको क्या बता सकते हैं। बिल्कुल, आप उनको कोट करें, और दूसरी चीज आप रिसर्चेस पढ़िए। ठीक है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़िए। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्यूब फीड के बारे में बात करें, ट्यूब फीड बेसिकली मतलब इनिशियली आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, लेकिन आपने अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप रिसर्चेस भी पढ़ें उस पर, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज मिसाल के तौर पे एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप उसकी मेंबरशिप नहीं ले रहे, आप उसके रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू करें। ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन क्या कहती है इस पे, ऑस्ट्रेलियन डाइटेटिक एसोसिएशन क्या कहती है, आपके अपने आसपास के लोगों का या डाइटिशियंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप को अपडेटेड रखें, तो दिस विल रियली हेल्प। जब आप पढ़ते रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, चीजें बेहतर रहेंगी। हाँ, हमारा प्रोफेशन शुरू में थोड़ा सा बहुत लोग घबरा जाते हैं और मुश्किल होती है, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं और होंगी इंशाल्लाह। हमें खुद जो है ना एतमादी की जरूरत है, खुद एतमादी की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है, और बिल्कुल, फिर आप दूसरों को भी प्रूव कर सकेंगे कि भाई वाकई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो वाकई मैटर करती हैं। बिल्कुल। और काउंसलिंग स्किल इस प्रोफेशन में बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी हम्म। काउंसलिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या बताएँगी आप? लेकिन सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस है। ठीक है। जी, और फिर दूसरी चीज, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपको अगले बंदे को डिलीवर करना भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है, तो आप कुछ काउंसलिंग के कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, जिसमें डूज एंड डोंट्स का आपको बताते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किस क्या होती है क्या नहीं होती है, काउंसलिंग स्किल्स क्या होते हैं, उस पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको डूज एंड डोंट्स का पता होगा। मिसाल के तौर पे किसी को काउंसिल करने से पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपका नाम क्या है और आप क्यों आए हैं, उनसे बात क्यों कर रहे हैं, और आप एक डाइटिशियन हैं, और आपका आने का मकसद क्या है, ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप उनको काउंसिल कर रहे हैं तो अच्छी बातें बात पहले बतानी है, और ऐसी बातें जो कि उनको ऑमिट करनी है वो बाद में बतानी है। तो देयर सर्टेन रूल्स, वो आपको देखना जो है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दैट विल हेल्प ऑल्सो।
और मैम देखिए जैसे आप इस टाइम डाइटिशियन हैं, आपके पास भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते होंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमें ड्यूरिंग इंटर्नशिप या ड्यूरिंग डिग्री हमें काउंसलिंग की और इन सब चीज़ों पे ग्रिप करवानी चाहिए बाकायदा हमारे कोर्स कंटेंट में, वो ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि जैसे अब आपके पास बच्चे आएंगे, आपका तो डेली बेसिस का एक्सपीरियंस है, आपको हमारे पास से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हम जो थोड़े अरसे के लिए गए थे हमें तो कोई आइडिया ही नहीं होता, तो ये डाइटिशियन बेसिकली नहीं करेंगे काउंसलिंग के लिए सेशन या देखिए। वर्कशॉप। हम्म। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब इंटर्नशिप होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सारी चीज़ों का एक्सपोजर एक साथ से मिल जाए। यूजुअली इंटर्नशिप्स जो है ना पाकिस्तान में, वो ऑब्जर्वरशिप के तौर पर होती हैं, वो उनको यूजुअली सिर्फ दिखाया जाता है पेशेंट को, और जो वो खुद कर रहे होते हैं ऑब्जर्व करवाया जाता है। अक्सर जगहों पे ऐसा ही होता है, लेकिन कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप बाकायदा लोग करवा रहे होते हैं। जैसे एक आध जगह है जहाँ पे बाकायदा उन्हें काम करवाया जाता है, उनसे काउंसलिंग करवाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। तो ये हाईली डिपेंड करता है कि आप कहाँ गए हैं, आपकी जो, लेकिन इसमें फिर डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप किसी जो पहले से प्रैक्टिसिंग कोई है, डाइटिशियन काम कर रही हैं, आप उनके पास कुछ अरसे के लिए, 6 माह के लिए या 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, अगर आप उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए चले जाएं, उनसे कहें कि आप हमें ट्रेनिंग करवा दें और हमें उसका सर्टिफिकेट दे दें, या किसी ऐसे अस्पताल में वो प्रैक्टिस कर रही हैं जहाँ वो सर्टिफिकेट भी दे सकें, और उनका प्रोग्राम भी हो ट्रेनिंग करवाने का, तो वहाँ पे जो है वो आप चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप उसमें फिर वो बाकायदा उनको आपको सिखाना पड़ेगा। जी, जी, ठीक मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने 1-2 जगह हॉस्पिटल में डायटीशियन से बात की थी, उन्होंने तो मुझे इतना डीमोटिवेट किया था और मुझे लगा था जैसे कोई हमारा कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है, हमने तो गलती कर दी है करके। फिर थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए प्रॉब्लम। टाइम निकाला और हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मुझसे नो और प्रॉब्लम। बहुत बच्चे होंगे जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट होंगे, उनको बिल्कुल ही नहीं आइडिया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं। आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। हनी भी डाइट प्लान ऐसे और बहुत से सेशन अरेंज करता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।